नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ देश नैनमोर आपका पसंदीदा डिबेट शो लेकर हाजिर हूं, जिसका नाम है बात हरियाणा की। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाकर सरकार और शिक्षा व्यवस्था दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये नियम अस्पष्ट हैं, समाज को बांट सकते हैं और इनके दुरुपयोग की भी आशंका है। सवाल बड़ा है, क्या सरकार की नीयत सही थी या फिर जल्दबाजी में ऐसा फैसला लिया गया जिससे शिक्षा व्यवस्था में टकराव पैदा हो गया? क्या समानता के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश हो रही थी? और क्या सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप आने वाले वक्त में शिक्षा नीति की दिशा बदल देगा? यूजीसी में नए नियमों के विरोध की चिंगारी हरियाणा में भी अब आग में तब्दील होने लगी थी। बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा खुलकर सोशल मीडिया पर यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे थे। हालांकि यूजीसी जैसे बड़े मुद्दे पर सभी दलों के राजनेता बोलने से परहेज कर रहे थे। इसी बीच यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज की आपत्तियों वाली याचिकाओं की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और सरकार को नया ड्राफ्ट बनाने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नए नियम अस्पष्ट हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि नए यूजीसी नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी, लेकिन इस विवाद से कॉलेज कैंपस से पहले हमारा समाज ही दो हिस्सों में बंटा हुआ नजर आया। हम यूजीसी पर आए सुप्रीम फैसले के शैक्षणिक ढांचे और सामाजिक राजनीतिक ढांचे पर असर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। यूजीसी 2026 इक्विटी रेगुलेशन को लेकर देश आने पर विचार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और नए नियमों पर चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। स्पेशल गेस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीयू से छात्र नेता सक्षम शर्मा, पीयू के ही पूर्व अध्यक्ष जतिंदर सिंह जतिन, कांग्रेस से राय सिंह गुर्जर हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं डूसू अध्यक्ष आर्यमान भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल आर्यमान आपसे है। मैं आपसे जानना चाहती हूं, यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो टकराव दिखा, जो विरोध दिखा केंद्र और लोगों के बीच में, इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आना, क्या आपको नहीं लगता कि शिक्षा को भी सरकार राजनीतिक चश्मे से देख रही थी? आर्यन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? जी 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 जी।
मेरा इस पे ये कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं और हमारे को पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया है और 19 तारीख को जो नेक्स्ट हियरिंग है उस पे नए रिफॉर्म्स आएंगे और यूजीसी बिल के अंदर, यूजीसी एक्ट के अंदर हमारे को क्लैरिटी मिलेगी, जिससे जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो गलत गलत चीजें के मैसेज चल रहे हैं उस पे हमारे को क्लैरिटी मिलेगी और जल्द से जल्द हमारे को इस बिल में रिफॉर्म भी मिलेगा। रिफॉर्म होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या हर चीज में अब राजनीति हो रही है? यहां तक कि हमारे कॉलेज कैंपस, वहां पर जहां हम कभी जातिगत बातें करते ही नहीं है, जहां इस तरह का कोई विवाद हम बड़े तौर पर कम से कम हम नहीं देखते हैं, वहां पर इस तरीके से अगर रिफॉर्म की बात कहकर नए नियम लागू भी किए जाते हैं तो कम से कम ये तो देखा जाए कि संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। बिल्कुल इसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए कि जैसे उसमें हमें हमें ये लगता है कि उसमें एक नया क्लॉज ऐड होना चाहिए कि जैसे उसमें पहले लिखा हुआ था कि कोई भी अदर कास्ट का व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट किसी भी जनरल कास्ट के व्यक्ति पर कोई भी आरोप लगा सकता है, और अगर वो आरोप गलत निकला और जनरल कास्ट के व्यक्ति अगर उस पर डिफेमेशन का केस भी लगाएगा तो उस पे कोई भी जांच नहीं होगी। तो ये बहुत ही गलत चीज है। इस चक्कर में जितने भी अदर कास्ट वाले लोग हैं वो जनरल कास्ट के ऊपर गलत गलत आरोप लगाएंगे और ये एक मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं जनरल कास्ट वाले। तो मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि इस पे कमेटी फॉर्म्स हो, और जब इस पे कमेटी फॉर्म्स होगी, अन्य अन्य समाज के लोग इस कमेटी में जब नियुक्त होंगे तो बहुत ही अच्छा डिसीजन रहेगा और हमारे को पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज के बारे में बिल्कुल सोचेगी और बिल्कुल सही डिसीजन देगी। जतेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। जतेंद्र, मैं आपके पास आना चाहती हूं। कल भी हमारे इसी मुद्दे पर बातचीत हो रही थी और अगले ही दिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो बड़ा फैसला, जिसे हम कह रहे हैं कि सुप्रीम फैसला, वो सुना दिया है। इस एक्ट को फिलहाल तो रोक लगा दी है। 2012 के जो नियम थे वही लागू रहेंगे जब तक अगली सुनवाई पर कुछ बड़ा नहीं होता। मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भी सवाल पूछ रही हूं, साथ में मैं आपसे यह भी जानना चाहती हूं कि क्या ये जो फैसला हुआ है इससे शिक्षा क्षेत्र में कम से कम एक दिशा मिलने की उम्मीद जगी है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, सभी पक्षों को साथ लेकर चला जाएगा, न कि राजनीतिक कारणों में नफा नुकसान देखते हुए कहीं पर नियम कानून बनाए जाएंगे, उन्हें लागू किया जाएगा? बिल्कुल मैम, जैसे हम कल भी इस बारे में बातचीत कर रहे थे तो मैं अपनी बात पे आज भी अडिग हूँ कि जो यूजीसी ने जो गाइडलाइंस जारी करी थी जिसमें SC ST OBC जेंडर बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, बर्थ ऑफ प्लेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उन्होंने बोला था कि हम कमेटीज बनाएंगे इनको रोकने के लिए। उनका जो इंटेंशन था, मैंने उस इंटेंशन का कल स्वागत किया था कि भी ये इंटेंशन अच्छा है, एक अच्छे इंटेंशन से यूजीसी काम कर रही है। हालांकि जो शॉर्टकमिंग्स थी उसके बारे में भी बात करी कि भी अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है या नहीं होती है, झूठा पर्चा किसी पर बनाया जाता है तो उसके खिलाफ हम कैसे सेफ गार्ड करेंगे दूसरी कास्ट के लोगों को। तो बिल्कुल जो शॉर्टकमिंग्स थी, मुझे लगता है कि उन्होंने स्टे लगाई है और हो सकता है रिफॉर्म्स के बाद इन शॉर्टकमिंग्स को दूर करके ये एक नया जो गाइडलाइंस जारी करेंगे। मुझे लगता है कि उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें जनरल कास्ट के लोगों को भी इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि इसमें जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी रखा हुआ है। तो अगर किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है तो वो जनरल कास्ट की लड़की भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि वो किसी और कास्ट से ही होगी। साथ ही रिलीजन बेस्ड भी किसी जनरल कास्ट के साथ भी हो सकता है और बर्थ ऑफ प्लेस बेस्ड भी किसी जनरल कास्ट के साथ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि सबको इसमें इंक्लूड करके एक इंक्लूसिव पॉलिसी बनेगी तो मुझे नहीं लगता फिर इस पे इतना विवाद खड़ा होगा। और इसको इस दृष्टिकोण से देखने की जरूरत ही नहीं है कि हम इसमें ये बीजेपी, और जब मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ लोग होते हैं जो इसको इस तरह की दिशा देते हैं कि भी अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, ये लड़ाई अपर कास्ट और लोअर कास्ट की बना दी है जो कि कभी होनी नहीं थी। ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन और इंक्लूसिव मॉडल एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लाने का प्रस्ताव था जो कि 2012 में जो गाइडलाइंस थी उसका एक स्टेप आगे उसको लेके जा रही है। आपको लगता है कि इसमें राजनीति हुई? राजनीतिक चश्मे से पूरे मामले को देखते हुए ये रिफॉर्म किया गया था, ये कानून, ये नए नियम बनाए गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि जब ये कानून बनाए, मुझे जो मंशा लग रही है बीजेपी सरकार की, ये लग रही है कि हम जो SC ST और
जो मार्जिनलाइज कास्ट हैं उनकी वोट बैंक ले लें, क्योंकि उन्होंने इसमें क्लियरली ये चीज करी कि इसमें जो ऐसे क्लॉजेस थे जैसे कि जनरल कास्ट के या फिर ये चीजें करने की भी अगर उनके खिलाफ कोई चीज जाती है तो उनकी सेफगार्ड्स क्या हैं, ये चीजें नहीं रखी ताकि वो ओबीसी को शामिल clearly- करने के पीछे भी क्या आपको लगता है यही कारण रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्लियरली उन लोगों को प्लीज करना चाहते हैं, कि बाकी कास्ट के लोगों को प्लीज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर पॉलिसी बनाते तो इसमें हर तरह की मुझे लगता है प्रोविजंस रखनी चाहिए थी, जिसमें जनरल कास्ट के लोगों का भी भला होता, एससी का भी होता, एसटी का भी होता, ओबीसी का भी होता, विमेन का भी होता, सबका होता। बट उन्होंने स्पेसिफिकली सिर्फ एससी एसटी ओबीसी पर पूरी ये पॉलिसी बेस कर दी ताकि उनको खुश कर सकें, और इससे हुआ कुछ नहीं, एक डिवीजन क्रिएट होगी, अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट की एक डिवीजन देश में खड़ी होगी, जिसका खामियाजा आज बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करके वो रिफॉर्म्स लाने को बोला है, तो अल्टीमेटली उनकी जो ये वोट बैंक की राजनीति करने का मकसद था वो तो खत्म हो गया, पर एक बेहतरीन पॉलिसी यहां से हमें जरूर मिल सकती है। लेकिन एक बड़ी खाई भी आई समाज में, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। सक्षम शर्मा कल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत तेवर तलख थे कल उनके। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कहेंगे आप अब संतुष्ट हैं? अब आपको लग रहा है कि सवर्णों की बात सुनी जा रही है, अब सबको एक सांचे में ढालने की कोशिश हो रही है, जैसा कि आज सीजीआई की तरफ से भी कहा गया कि हम तो पीछे जा रहे हैं, जाना हमें आगे था, जातियों को पीछे छोड़ते हुए हम एक नया भारत बनाना था, लेकिन हम जा कहां रहे हैं? आज खुश हैं आप? नमस्कार मैम। न्याय के सबसे बड़े मंदिर सुप्रीम कोर्ट से जो हमें उम्मीद थी, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं, जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था है, उसको बरकरार रखते हुए आज जो अपना फैसला सुनाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन है। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि जो एक्ट आने वाला है, इसकी जो मंशा थी सामाजिक न्याय की, हम उसके खिलाफ नहीं है, हम बिल्कुल उसके पक्ष में है कि जितने भी एससी एसटी एंड ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा जो कंसर्न ये भी था कि जो जनरल कास्ट के भी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, तभी समाज में एक समानता की जो एक भावना है वो आ पाएगी। तो हम इस डिसीजन का स्वागत करते हैं। मेरे भाई आर्यन मान ने भी बहुत अच्छा अपना जो व्यू पॉइंट रखा, हम उससे सहमत हैं। और जो राजनीति की बात है, जो राजनीति कल भी कुछ लोग कर रहे थे, जो कल कह रहे थे कि हम इस डिसीजन का स्वागत करते हैं, और आज उनके बयान कुछ बदले बदले लग रहे हैं, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस मुद्दे पर जो जातिगत राजनीति हो रही थी, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाई है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी था। लेकिन सक्षम एक बात ये भी थी, हम सिर्फ एक पहलू छू रहे हैं इस वक्त कि स्वर्णों की तो हम बात करें, लेकिन जो दलित वर्ग है, जिसके साथ बहुत सालों से ऐसा उत्पीड़न जाति के तौर पर होता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि उत्पीड़न जाति के नाम पर नहीं होता, वो चाहे कैंपस हो या सामाजिक दायरे हो, हर जगह उत्पीड़न तो होता है। अब उनकी तरफ से ये मांग थी कि भाई कम से कम अब जाकर उनकी सुनवाई हो रही है, अब जाकर उनको ताकत दी जा रही है, और इस पर भी ऐतराज है। जब हम सवर्णों की बात करते हैं तो हम विरोध में खड़े नजर आते हैं बाकी जातियों के। मैम, सवर्णों के जो अधिकार है, उनको अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसको इस नजरिए से ना देखा जाए कि एससी एसटी के जो भाई हैं हमारे, उनके ऊपर किसी तरह का प्रहार किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हम प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहे थे कि जनरल कास्ट के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स के खिलाफ है। वो हमारे भाई हैं, देखिए। और भारत की जो रचना है वो भी इसी नींव पर टिकी है कि जितने भी सभी जात के लोग हैं, छात्र हैं, सभी बराबर हैं। हम तो उनके न्याय के लिए बिल्कुल एडवोकेट करते हैं कि जितने भी हमारे जिन वर्गों के साथ इतने सालों से अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लेकिन न्याय देने की जो प्रक्रिया है वो ऐसी होनी चाहिए कि किसी अन्य समाज के साथ अन्याय ना हो। इसलिए जो मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूं कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसे सशक्त करना चाहिए, लेकिन सेम समय पर जितना जनरल वर्ग भी है, उसके भी जो हक है वो सुनिश्चित होने चाहिए। इसको इस पूरे मुद्दे में राजनीतिक दल जो है उनको भी शामिल करते हैं। बीजेपी से तो कोई नहीं आ रहे, हमारे साथ मेहमान नहीं जुड़े, शायद वो नहीं बोलना चाहते, लेकिन कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राय सिंह गुर्जर जी। आर्यन जी, फिर मैं आपके पास आती हूँ, कैंपस के हाल जानेंगे इस पूरे मुद्दे के बाद, लेकिन उससे पहले राय सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि हर चीज को क्यों राजनीति के नफा नुकसान को देखते हुए तय किया जा रहा
हिंदुस्तान में। और सिर्फ यहाँ बात बीजेपी की नहीं आती है, बाकी दलों की भी आती है। हमने अब तक किसी भी राजनीतिक दल के नेता को खुलकर इस मुद्दे पर अपनी बात रखते नहीं देखा गया। ये समझ आ रहा था कि सभी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, अपना नफा नुकसान देख रहे हैं, इसलिए बोलने से भी परहेज कर रहे, कतरा रहे हैं। देखिए, मैंने अभी आपके प्रतिष्ठित चैनल के पैनल पर बैठे सभी जो छात्र नेता हैं या समाज का अलग अलग विश्वविद्यालयों से जो प्रतिनिधि करते हैं, सभी साथियों की बात को सुना। और आपने दो बातें रखी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारत कहाँ जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, हमें आगे बढ़ना है, ये पीछे धकेल रहे। बहुत बड़ी एक टिप्पणी है वर्तमान सरकार की कार्यशैली। इसके साथ साथ जो मेरे छात्र नेता कह रहे हैं कि हमारे समाज की रचना ऐसी हो, हम ऐसे भारत का निर्माण करें जिस भारत में सबका अधिकार, सम्मान बराबर, कोई भी निर्दोष जो है उसकी सजा ना हो, प्रताड़ित ना किया जाए, लेकिन जो प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति है, जो अपमान करने वाला व्यक्ति है, उसकी सजा भी बरकरार हो। इस प्रावधान को लेकर हम सब मिलकर चले। हमारे महात्मा गांधी जो दर्शन जिनका रहा है, विचारधारा के आधार पर देश और दुनिया में जिनको लोग महात्मा के नाम से मानते, आज भी मानते हैं, भारतवर्ष में वर्तमान सरकार अगर उनके बिंदुओं को लेकर आलोचना करती आई है तो आज भी वर्तमान इस एक्ट पर उनकी स्थिति उनके सामने आ चुकी। महात्मा गांधी ने कहा था कि गरीब वंचित के अधिकार का सम्मान हो, उसके मूल्यों की, उसकी प्रगति का, विकास का आधार हो, आगे बढ़े। इसी बात को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कानून का निर्माण किया, संविधान को एक नई परिपाटी में उतारा और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो षड्यंत्रकारी है, विभाजनकारी है। मैं केवल एक राजनीतिक विरोध के माध्यम से उनकी बात नहीं कह रहा हूं। आप उनका इतिहास उठाकर देखो, जब स्वतंत्रता का आंदोलन रहा है देश के अंदर, जब महात्मा गांधी जी और कांग्रेस की विचारधारा के अंतर्गत स्वतंत्रता के लिए, लेकिन सर बात तो ये थी कि जब इतना बड़ा मुद्दा है, इस पर लोग नाराज हैं, उनकी बात उनको लगता है कि नहीं सुनी जा रही, उनके साथ किसी के उत्पीड़न रोकने के बहाने अन्याय हो रहा है, तो फिर मैं ये आपसे पूछ रही थी कि राजनीतिक दलों के नेताओं को क्या हुआ, उन्हें क्यों सांप सूंघ गया, क्यों सोच समझकर बोल रहे थे या बोल ही नहीं रहे थे। उसमें कांग्रेस भी शामिल है, बीजेपी भी शामिल है और बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हरियाणा में है, अगर हरियाणा के संदर्भ में हम बात करते तो क्यों चुप्पी साध कर बैठे थे। आप पहले मेरी बात पूरी हो जाने दें। मैं एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता आपके सामने बैठा हूं, तो कम से कम आप कांग्रेस को इसके लिए साधुवाद दो कि हरियाणा की कांग्रेस जो है समाज के साथ खड़ी है, बढ़ते भारत के साथ खड़ी है, सामाजिक न्याय के साथ खड़ी है। एक बात। दूसरी बात, देखिए, हमने कहा कि जो विचारधारा आज सत्ता में है वो विभाजनकारी रही, का इतिहास रहा है। इन्होंने जब से राजनीति में कदम रखा है, आंदोलन के समय, उस समय भी देश के टुकड़े करके इन्होंने सांस की चैन ली। इनको सांस तब आगे बढ़े जिन्ना के साथ मिलकर देश को तोड़ा है। उसी परिपाटी को वर्तमान में कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, नॉर्थ ईस्ट के नाम पर सरकारों के षड्यंत्र इतने अधिक हैं, सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं, मैं आज उन पर डिबेट नहीं कर सकता कि जब जब इन्होंने समाज को तोड़ा है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है शिक्षा का क्षेत्र, जहां से भारत के बच्चे आगे बढ़ते हैं, जहां एक समाज का विकसित होकर समाज दिखता है। राय सिंह जी, वक्त की कमी है, क्योंकि जिन लोगों के लिए कानून बने हैं, जिन छात्र छात्राओं के लिए कानून बना रहे हैं और जिन पर विरोध जताया जा रहा है, उन्हीं से हम पूछ रहे थे कि उनको चाहिए क्या। अब दूसरों से हमारे साथ जुड़े आर्यन, उनसे उनके पास में जाना चाहती हूँ। आर्यन, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर रिफॉर्म होगा, अब नया ड्राफ्ट आएगा, तो आपकी क्या राय है? क्या सिर्फ इन्हें नियमों में बदलाव के लिए नेताओं के पास जाना चाहिए, छात्र छात्राओं से सुझाव लेने चाहिए, जिनके लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं उनसे तो कोई राय मशवरा लेता ही नहीं है? कैसा कैंपस चाहिए हमें, कैसी शिक्षा चाहिए, कैसा उसका ढांचा चाहिए, जरा बताइए। मेरा इस पे ये कहना है कि हर यूनिवर्सिटीज में हर स्टूडेंट से इनको पूछना चाहिए इस चीज के बारे में कि वो किस तरीके का रिफॉर्म चाहते हैं, कि यूनिवर्सिटीज के अंदर सब लोग बराबर रहे, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई कास्ट और जेंडर वाली कोई इस तरीके से सोच ना आए। तो मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सिटी और जो भी कॉलेज होता है उसमें आपका कॉलेज मेट होता है, फ्रेंड्स होते हैं, आपके यार दोस्त होते हैं,
तो उसमें कोई भी दोस्ती कास्ट को देख के नहीं करता। उसमें मेरा ये मानना है कि अगर ऐसी चीजें आने लग जाएगी तो लोगों में घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ समाज में इस तरीके से इस नए एक्ट का गलत तरीके से डिस्क्रिमिनेशन भी होगा। तो मेरा ये मानना है कि इसमें इस तरीके के रिफॉर्म आने चाहिए कि समाज के कुछ लोगों से बात करनी चाहिए, समाज के कुछ लोगों को कमेटी में लेना चाहिए, साथ ही साथ इसमें यूनिवर्सिटीज लेवल के स्टूडेंटों से भी बात करनी चाहिए, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और तमाम अन्य संगठनों से भी बात करनी चाहिए कि हम इस चीज को किस तरीके से रिफॉर्म करें और इस एक्ट को नया क्लॉज उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स के बीच में कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और वहां पे हर चीज बराबरी से चलनी चाहिए, कोई इम्पार्शियलिटी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हम उम्मीद यही करते हैं कि ऐसा दोबारा कभी हो ही ना कि इतने बड़े मसले पर जिससे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हों, खासतौर पर हमारे युवा जुड़े हों, और फिर उन्हें अगर किसी बात पर ऐतराज है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े और उसके बाद वहां से उन्हें उम्मीद नजर आए। जब नियम कानून बनाए जाए और जिनके लिए बनाए जा रहे हैं, कम से कम उनसे राय मशवरा लिया जाए, उनसे फीडबैक लिया जाए, वो क्या चाहते हैं, वो कैसा सांचा ढांचा चाहते हैं। और कुल मिलाकर यूजीसी के मामले पर इस बात की अनदेखी हुई है। इसी का परिणाम था कि सड़कों पर लोगों को उतरना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट जाकर वहां से अब इन नियमों पर रोक लगी है और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। कम से कम जहां शिक्षा का मंदिर है, जहां देश का भविष्य बन रहा है, वहां पर मामले को राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, हर बात में राजनीतिक रोटियां ना सेकी जाए। एक बड़ा सबक भी हो सकता है सरकार के लिए। और साथ में जहां समाज जुड़ा हो, जहां देश का भविष्य जुड़ा हो, उन मामलों पर गंभीरता के साथ, हालांकि इसमें भी सालों लग गए थे ये नियम बनाने में, लेकिन उसके बाद कहां अनदेखी हुई। ये अनदेखी हुई या जानबूझकर समाज को जाति के आधार पर बांटा गया, इस पर भी विचार करना होगा। और ये भूल सुधार हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहां से कोई अच्छा संदेश कम से कम नहीं गया है। क्योंकि जहां बच्चे जात पात से ऊपर उठकर पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं, वहां पर उनके बीच में भेदभाव का ऐसा बीज बोने की कोशिश की गई है जो पहले कभी भारत के इतिहास में नहीं देखा गया। तो आज फिलहाल के लिए बात हरियाणा की में इतना ही, लेकिन और ताजा मुद्दों के साथ जिनसे जनता का सरोकार है, हम लगातार अपने मेहमानों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ आप लोगों के बीच में आते रहेंगे और ये मुद्दे जोर शोर से उठाते भी रहेंगे और एक सकारात्मक सार्थक चर्चा हर रोज करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।